चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं और चर्चा उस शख्सियत की जिन्हें साउथ सिनेमा की लेडी सुपरस्टार कहा जाता है। नाम है इनका सामंथा रूथ प्रभु। इससे पहले कि हम खबरें बताएं, भाई शादी हो चुकी है इनकी और बेहद सादगी से, लेकिन बिल्कुल अलग तरीके से, और शायद इसी वजह से चर्चा भी है। बिल्कुल, आप देखेंगे अब सब लोग ये प्रेफर कर रहे हैं कि सिंपल वेडिंग हो। पहले होता था ताम झाम बड़ी वेडिंग्स, लेकिन अब शायद वो प्रेफरेंस है कि आराम से कम लोग हों और अच्छे से वेडिंग। शादी दूसरी थी ना, पहली शादी में लोग खूब तामझाम, लेकिन सेलिब्रिटी तो दूसरी भी धूमधाम से कर लेते हैं। और मुझे इनकी भी अच्छी लगी जिस तरीके से दोनों तैयार होते हैं, गोल्ड ज्वेलरी पहनना, रेड साड़ी पहनना। वो साउथ में नहीं, वाइट साउथ का कल्चर है साउथ। लेकिन पता है ये शादी किसी और वजह से ज्यादा सुर्खियों में है। यहाँ पर एक रिचुअल निभाया गया है, उस वजह से ज्यादा सुर्खियों में। हालांकि उस रिचुअल की सारी डिटेल्स मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैंने भी पहली बार ही ये सुना है कि ये रिचुअल क्या होता है। दूसरी शादी है समांथा की, और वो रिचुअल उन्होंने क्यों किया है वो भी हम आपको बताते हैं। देखिए, बिल्कुल, लेकिन आपको बता दें कि इसमें जहां तक हमने जाना बहुत ही खूबसूरत, देखिए रेड साड़ी में ये लग रही थी, और इसमें ना कानू कालू कह करके एक गिफ्ट पैक दिया गया है हर किसी को। जितने भी अटेंडीज थे शादी में आए थे उनको एक गिफ्ट पैक दिया गया। उस गिफ्ट पैक में जो फ्लावर्स होते हैं, जो हमारे नेचुरल फ्लावर्स होते हैं साउथ में, उससे एसेंस जो बनाए गए हैं वो दिया गया। सदगुरु की तरफ से नोट दिया गया है खास करके उसमें, और साथ ही जो सामंथा को परफ्यूम पसंद है वो भी उसमें उस गिफ्ट पैक में दिया गया है हर अटेंडी को। तो 1 दिसंबर को आपको बता दें, सामंथा और डायरेक्टर राज निदुमुरु शादी के बंधन में बंधे। कोयम्बटूर के ईशा योगा सेंटर के लिंग भैरवी मंदिर में एक बेहद निजी समारोह में ये विवाह कार्यक्रम हुआ। इस खास शादी के एक खास विवाह संस्कार की हम आगे तफसील से बात करेंगे, लेकिन सामंथा ने इंस्टाग्राम पर अपनी शादी की जो तस्वीरें शेयर की उसमें सामंथा की वेडिंग रिंग सोशल मीडिया पर छाई है। और देखिए, बताया जा रहा है कि इस रिंग की कीमत करीब 50 लाख है। समांथा के फैंस के बीच उनकी वेडिंग रिंग को लेकर खूब चर्चाएं हो रही है। कोई इसे अनकट डायमंड स्टाइल वाली रिंग बता रहा है, तो कोई कह रहा है कि सिंपल गोल्ड बैंड पर सिंगल डायमंड है। फिलहाल सोशल मीडिया पर कैसी हलचल है इस स्पेशल रिंग को लेकर, इस पर भी होगी बात, लेकिन उससे पहले बताते हैं उस पुराने रिवाज की कहानी जिसे इस शादी में निभाया गया। इस रिवाज का नाम है भूत शुद्धि विवाह। साउथ सिनेमा की खूबसूरत हसीना और अभिनेत्री सामंथा रुथ प्रभु और फिल्ममेकर राज निदुमुरु सोमवार यानी कल 1 दिसंबर को शादी के बंधन में बंध गए। शादी खास थी, गुपचुप थी और चर्चा में है, क्योंकि इस शादी को एक प्राचीन रिवाज से निभाया गया जिसे भूत शुद्धि विवाह कहा जाता है। सामंथा रुथ प्रभु और राज निदुमुरु ने कोयम्बटूर के ईशा योग सेंटर में प्राचीन योगिक परंपरा भूत शुद्धिक विवाह के तहत लिंग भैरवी मंदिर में देवी को साक्षी मानकर विवाह किया। शादी में सामंथा ने लाल कलर की साड़ी चुनी, जबकि राज क्रीम गोल्ड कलर के कुर्ते में दिखे। सामंथा ने इंस्टाग्राम पर अपनी शादी की तस्वीरें शेयर की, जिससे पता चला कि उन्होंने एक खास रीति रिवाज से शादी की है। इस छोटी सी सेरेमनी में उनके करीबी परिवार के लोग और दोस्त शामिल हुए। तस्वीरों में कपल एक दूसरे को अंगूठी पहनाते और रस्में निभाते हुए दिख रहे हैं। आखिरी तस्वीर में सामंथा और राज निदुमुरु कैमरे के लिए अपनी बेस्ट स्माइल दिखाते नजर आ रहे हैं। दोनों की शादी के बाद भूत शुद्धि विवाह चर्चा में आ गया है। भूत शुद्धि विवाह ईशा फाउंडेशन का एक विवाह अनुष्ठान है। ईशा योग सेंटर की माने तो भूत शुद्धि विवाह शादी के लिए समर्पण का एक रूप है। भूत शुद्धि विवाह एक योगिक परंपरा और प्राचीन पद्धति है। इस विवाह प्रक्रिया में शरीर के 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को शुद्ध किया जाता है। ये प्राचीन प्रक्रिया तात्विक स्तर पर दंपति को एक दूसरे से गहरे जुड़ने में मदद करती है। इस परंपरा का उद्देश्य नवविवाहित जोड़े के बीच एक गहरा और दिव्य संबंध स्थापित करना है, जो उन्हें मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से शुद्ध करता है, जिससे दंपति का वैवाहिक जीवन सुखी और समृद्ध बनता है। इस विवाह को देवी लिंग भैरवी के आशीर्वाद से संपन्न किया जाता है। इस विवाह में हर पंच तत्व के लिए एक फेरा यानी 5 फेरे लिए जाते हैं। 5 फेरों के बाद लिंग भैरवी देवी का पेडेंट और हल्दी का मंगल सूत्र पहनाया जाता है। भूत शुद्धि विवाह के इसके बाद दंपति अपने रीति रिवाज के अनुरूप भी विवाह कर सकते हैं। इसमें वर और वधू दोनों को शरीर, मन और ऊर्जा को 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से
पूरी तरीके से शुद्ध कर दिया जाता है। उसके बाद वैवाहिक सूत्र में बंधते हैं। इसमें इस प्रक्रिया के अंतर्गत पांचों जो तत्व हैं उनको शुद्ध किया जाता है। इसका परिणाम क्या होता है? परिणाम यह होता है कि पति पत्नी के बीच गहरा आध्यात्मिक और ऊर्जा के दृष्टिकोण से संबंध स्थापित होता है। यही नहीं, सामंथा और राज की शादी का उनकी पहले की शादी से भी कनेक्शन है, इसलिए भी सोशल मीडिया पर ये शादी ज्यादा चर्चा में आ गई है। दरअसल सामंथा ने अपने एक्स पति नागा चैतन्य और शोभिता धुलीपाला की पहली वेडिंग एनिवर्सरी से ठीक 3 दिन पहले शादी की। सामंथा के एक्स हस्बैंड नागा चैतन्य ने 4 दिसंबर 2024 को हैदराबाद के मशहूर अन्नपूर्णा स्टूडियो में शोभिता से शादी की थी। नागा चैतन्य और शोभिता की शादी भी पारंपरिक तरीके से हुई थी। इस जोड़े ने पारंपरिक तौर पर ANR गारू की मूर्ति के समक्ष शादी की थी, जिसे उसके 100वें साल के मौके पर लगाया गया है। सामंथा और नागा चैतन्य ने 2021 में अपने तलाक की अनाउंसमेंट की। उनकी शादी को 4 साल हो गए थे। राजनीति मोरू 2022 में पहली पत्नी श्यामली डे से अलग हो गए और अब कल सामंथा और राज ने भू शुद्धि विवाह की परंपरा के साथ शादी कर ली। उम्मीद है पंचतत्वों की शुद्धि के साथ एक सूत्र में बंधा ये जोड़ा और ये बंधन ताउम्र कायम रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए, जिनको नहीं पता था कि भूत शुद्धि विवाह क्या होता है, दीपिका, खुशी, मुझे भी नहीं पता था, तो आई थिंक हम समझ गए होंगे। काफी नया टर्म था, लेकिन इनके पिक्चर्स देख के ना मन कर रहा है कि हमें भी शादी कर लेनी चाहिए। ओह वाह, मेरे को तो इनकी पिक्चर देख के मन कर रहा है कि ऐसी रिंग मिल जाए हमें। रिंग तो जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, बहुत अलग डिजाइन लगा। देखिए कुछ दिनों पहले हम जॉर्जिया के रिंग की बात कर रहे थे और अब सामंथा के रिंग की चर्चा हो रही है। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है अभी जितने सेलेब्स की शादी है ना, मुझे सबसे खूबसूरत रिंग सामंथा की लगी। हाँ, काफी यूनिक रही। काफी यूनिक है। 50 लाख की है जो दुल्हन ने रिंग पहनी है, बहुत महंगी अंगूठी जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर खूब हो रही है। बिल्कुल, बताया जा रहा है कि ये जो हीरे की अंगूठी है पोर्ट्रेट कट डायमंड है और इसका नाता मुगल दौर के राजा महाराजाओं से भी है और इसकी कीमत लाखों में है। भूत शुद्धि विवाह परंपरा से की गई सामंथा की शादी सुर्खियों में है। लाल रंग की कॉटन सिल्क साटन बनारसी साड़ी और गोल्ड ज्वेलरी और गजरे में दुल्हन बनी सामंथा बेहद खूबसूरत नजर आई। लेकिन उससे भी ज्यादा सोशल मीडिया पर चर्चा उस हीरे की अंगूठी की हो रही है जिसे राज ने सामंथा की उंगलियों में पहनाई। बताया जा रहा है कि अंगूठी कोई मामूली अंगूठी नहीं है। इसमें इस्तेमाल किया गया हीरा साधारण हीरा नहीं है, दुनिया के सबसे पुराने और क्लासिक हीरे में से एक है और इसकी कीमत लाखों में है। जानकारी के मुताबिक सामंथा ने जो अंगूठी पहनी है उसे पोर्ट्रेट कट डायमंड कहा जाता है। पोर्ट्रेट कट डायमंड का इतिहास मुगलों और शाही महलों से जुड़ा हुआ है। मुगल दौर में पोर्ट्रेट कट का इस्तेमाल मिनिएचर पेंटिंग्स और शाही तस्वीरों को कवर करने के लिए किया जाता था। यही वजह है कि इसे पोर्ट्रेट कट कहा जाता है। इसके बीच में करीब 2 कैरेट का लोजेज पोर्ट्रेट कट डायमंड है और इसके चारों ओर पंखुड़ियों के आकार के 8 कस्टम पोर्ट्रेट कट डायमंड्स हैं। इस हीरे का ऊपरी हिस्सा बड़ा दिखता है, इसलिए नॉर्मल डायमंड से काफी चमकदार दिखता है। ये हीरा काफी पतला और सपाट होता है, जिसके आर पार भी देखा जा सकता है। इसमें ट्रांसपेरेंसी काफी मैटर करती है। अगर डायमंड की क्वालिटी बेहतरीन ना हो तो वो अच्छा नहीं लगता। जितनी खास ये अंगूठी है उतनी ही ज्यादा इसकी कीमत है। बताया जा रहा है कि सामंथा की ये डायमंड रिंग 50 लाख रुपया या उससे ज्यादा हो सकती है। ये हीरा रॉयल और आजाद पर्सनैलिटी को दिखाता है और सामंथा के व्यक्तित्व को पूरी तरह मैच कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दीपिका अपनी शादी में सोचिएगा। अरे मैं तो मतलब देखकर ही वो हो जा रही हूँ कि वो रेड साड़ी इतना सुंदर। आप ना कंफ्यूज हो जाते हो अब कि आप शादी में लहंगा पहने या साड़ी पहने। नहीं, पहले मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगी क्योंकि आजकल ना हमने कुछ दिन पहले शादियों पे शो किया था जिसमें ये था कि आजकल ट्रेंड कौन सा है। अब हमारे टाइम पे तो रेड कलर पहना करते थे। मैं आप दोनों से जानना चाहूंगी कि आप
अपनी शादी के दिन किस कलर की ड्रेस पहनना? मैं तो बहुत टाइम से डिसाइडेड किया हुआ है मैंने, मैं रेड पहनने वाली हूँ। रेड, मैं मल्टी कलर्स में जाऊंगी। मल्टी कलर मतलब जो एक होता है ना जिसमें संगीत मल्टीपल मेहंदी में कलर्स पहन होते हैं सकते आजकल, हैं। अगर आप देखोगे तो डिजाइनर्स जो बना रहे हैं, मुझे बिल्कुल पूरा मतलब रेड नहीं pastel चाहिए। कलर नहीं, पेस्टल भी pastel नहीं, रेड भी नहीं, जो एक मल्टी कलर जिसमें मल्टीपल कलर्स होते हैं वो। नाइस, वो भी इंडियन ट्रेडिशन को दिखाता है, बिल्कुल। ब्यूटीफुल। मुझे मालूम है आप दोनों बहुत खूबसूरत आप लगने वाली दोनों हैं की अपनी शादियों शादियों में ना, मैं अपने अरमान पूरे कर लूंगी। मेरा व्हाइट कलर पहनने का बहुत मन है। बहुत वाह, खूबसूरत तो दीपिका की शादी में व्हाइट जाएगा और इधर पेस्टल जाएगा। शादी हमारी ड्रेस तैयार हो गई। बस लड़का नहीं पता, बाकी देखते हैं। चले कोई नहीं, वो आराम से देखा जाए, वो घर वाले भी देखेंगे, आप भी देखें। लेकिन इस बीच तो चलिए अब आगे सिनेमा की बात हम कर लेते हैं। शादी के बाद अब बात जरा फिल्मों की भी कर लेते हैं। तो साउथ सिनेमा के सितारों का जिक्र हो रहा है, तो एक्टर धनुष अपनी बॉलीवुड मूवी तेरे इश्क में के जरिए हिंदी पट्टी को इंप्रेस करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल तो कृति सैनन के साथ धनुष की जोड़ी को ऑडियंस हिट करार देती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, इस फिल्म का बहुत नाम हो गया भाई। उसका जब गाना वाना हमने सुना, उसमें काफी रील्स बन रहे हैं। सुंदर गाना है और दोनों अच्छे भी लग रहे हैं, और लग रहा है कि हाँ एक स्टोरी लाइन अच्छी जा रही है। वो कहीं ना कहीं कनेक्ट, दोनों में वो केमिस्ट्री दिख रही है। देखिए, और तो और तेरे इश्क में निर्देशक आनंद एल रॉय और धनुष के लिए कैसे सफलता की गारंटी बन रही है। दरअसल धनुष की कौन सी फिल्म का रिकॉर्ड फिल्म तेरे इश्क में तोड़ने की राह पर निकल चुकी है, ये सब कुछ जानिए यहाँ पर। आनंद एल राय के डायरेक्शन में बनी इस रोमांटिक फिल्म ने ओपनिंग वीकेंड में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप 10 बॉलीवुड फिल्म्स की लिस्ट में अपनी जगह बना ली है। फिल्म का बजट सिर्फ 85 करोड़ रुपए है, लेकिन ये फिल्म ऑडियंस को इतना पसंद आ रही है कि इसने ओपनिंग वीकेंड में ही अपने बजट का करीब 70% हिस्सा निकाल लिया। यही नहीं, हिट टैग की ओर बढ़ने वाली तेरे इश्क में एक्टर धनुष के लिए भी लकी साबित होती नजर आ रही है। साथ ही डायरेक्टर आनंद एल राय और धनुष की जोड़ी भी रांझना फिल्म के बाद बॉलीवुड को एक और हिट जोड़ी की मिसाल देती दिख रही है। तेरे इश्क में फिल्म में केवल कृति ही नहीं बल्कि धनुष की एक्टिंग को भी दर्शकों की खूब वाहवाही मिल रही है। फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस और अब तक की फिल्म की कमाई को देखकर ये कहा जा रहा है कि धनुष के लिए ये फिल्म उनकी बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट साबित हो सकती है। दरअसल सेक्टिल की रिपोर्ट बता रही है कि साल 2013 में एक्टर धनुष की सोनम कपूर संग आई रांझना ने 60.22 करोड़ रुपए कमाए थे। अब कृति सेनन के साथ धनुष की हालिया रिलीज फिल्म अब इस रिकॉर्ड से इंच भर ही दूर है। ये रिकॉर्ड तोड़ते ही तेरे इश्क में धनुष की सबसे ज्यादा कमाऊ बॉलीवुड मूवी बन जाएगी। हालांकि धनुष की तेरे इश्क में ने साल 2015 में आई बॉलीवुड फिल्म शमिताभ का रिकॉर्ड दूसरे ही दिन तोड़ दिया था, जिसने उस वक्त बॉक्स ऑफिस पर 22 करोड़ 27 लाख रुपए का बिजनेस किया था। अब सिल्वर स्क्रीन पर लोगों को एंटरटेन कर रही तेरे इश्क में अपना 85 करोड़ का बजट निकालने से थोड़ा ही दूर है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तेरे इश्क में अपना बजट निकालने से सिर्फ 20 करोड़ की दूरी पर है। अगर इसमें वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो कि 68 करोड़ हो चुका है उसे भी जोड़ दें तो ये दूरी 10 करोड़ की ही रह जाती है। यानी कहा जा सकता है कि तेरे इश्क में फिल्म मंडे टेस्ट में भी पास हो चुकी है और अब ये फिल्म अपना बजट निकालने के बेहद करीब है। फिलहाल तो जहां 28 नवंबर को रिलीज हुई और फर्स्ट वीकेंड में 50 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली तेरे इश्क में 60 करोड़ से आगे निकल चुकी है। ऐसे में फिल्म का फ्यूचर गुड नहीं बल्कि वेरी गुड नजर आ रहा है और साथ ही धनुष के लिए भी तेरे इश्क में उनकी सबसे बड़ी बॉलीवुड फिल्म बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए अब अगली फिल्म की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, बॉर्डर फिल्म हम सबने देखी, लेकिन अब बॉर्डर 2 का बेसब्री से इंतजार है जो अगले साल रिलीज होने वाली है। इससे पहले फिल्म की कास्ट के फर्स्ट लुक भी सामने लगातार आ रहे हैं। सनी देओल के बाद अब वरुण धवन का लुक भी रिवील कर दिया गया है। और अब दिलजीत दोसांझ पायलट की वर्दी में युद्ध के दौरान खून से लथपथ हालात में जेट उड़ाते हुए नजर आएंगे। सोशल मीडिया पर दिलजीत का ये लुक जो है सबका दिल जीत लिया है। 27 साल पहले एक फौजी ने वादा किया था कि वो वापस आएगा। उसी वादे को पूरा करने हिंदुस्तान की मिट्टी को अपना सलाम कहने आ रहा है फिर से। गुजरने वाली हवा दुश्मन की हर गोली से जय हिंद बोल कर टकराता हूं। देशभक्ति से भरी फिल्म बॉर्डर का सीक्वल बॉर्डर 2 अगले साल रिलीज होने वाला है।
सनी देओल और वरुण धवन के लुक के बाद अब दिलजीत दोसांझ का फिल्म बॉर्डर 2 का लुक सुर्खियां बटोर रहा है। दिलजीत दोसांझ ने बॉर्डर 2 से अपना पहला लुक शेयर किया है, जिसमें वो बड़ी मूंछों और जोश भरे चेहरे के साथ लड़ाकू विमान में है। वो खून से लथपथ है। पायलट की वर्दी में युद्ध के बीच वो जेट उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी दिलजीत ने अपने फर्स्ट लुक का वीडियो साझा किया है, जिसमें पीछे बॉर्डर फिल्म के गाने संदेश से आते हैं का म्यूजिक बैकग्राउंड में बज रहा है। इसे शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा है कि देश के आसमान में गुरु के बास पहरा देते हैं। इसमें भी वो पायलट की वर्दी में नजर आ रहे हैं। फिल्म में दिलजीत दोसांझ भारतीय वायुसेना के बहादुर फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों का किरदार निभा रहे हैं, जिन्होंने 1971 में पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों को नष्ट कर दिया था। बॉर्डर 2 का निर्देशन अनुराग सिंह ने किया है। ये जेपी दत्ता की 1997 की हिट फिल्म बॉर्डर का सीक्वल है, जो 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध पर आधारित थी। इसके सीक्वल को भी वही बना रहे हैं। फिल्म बॉर्डर 2 में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी, मेधा राणा, मोना सिंह और सोनम बाजवा मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। ये फिल्म 23 जनवरी 2026 को थिएटर्स में रिलीज होगी। सनी और वरुण के बाद अब दिलजीत का धांसू लुक उनके फैंस को लुभा रहा है। फिल्म में उनका लुक काफी प्रभावशाली दिख रहा है। दिलजीत के फैंस उनके लुक को देखकर हैरान हैं, पसंद कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर उनका फर्स्ट लुक जबरदस्त वायरल हो रहा है। फैंस को उम्मीद है कि फिल्म चमकीला में अपनी अभिनय की छाप छोड़ने वाले दिलजीत दोसांझ फिल्म बॉर्डर 2 में भी मनोरंजन करेंगे और दिल जीतेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो दिलजीत अपनी एक्टिंग से कितना दिल जीत पाएंगे, ये तो इंतजार हमें करना होगा। जब तक फिल्म रिलीज नहीं होती कुछ कहना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि लुक बहुत अच्छा उनका निकल कर सामने आया है। चलिए अब बात कर लेते हैं बॉलीवुड के भाईजान की। देखिए अभी तक उनकी कई फिल्में, भाई प्रेम से हम उन्हें जान रहे हैं, लेकिन कई उन्होंने वो बॉडीगार्ड भी बने और वांटेड में भी आए, उन्होंने लोगों का दिल जीता और भाईजान तो हैं ही वो। ऐसे में अब अगर वो तेलुगु बोलते हुए आपको कल को नजर आएंगे तो कैसा लगेगा बताइए, इमेजिन कर पाते हैं? बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि मुझे तो सलमान बहुत पसंद है और उनकी सारी मूवीज में देखती हूँ। अगर वो तेलुगु फिल्म करेंगे तो मैं जरूर देखूंगी। मैं तो अच्छा, आपको समझ आ जाएगी? देखिए सलमान, फिर आप कहते हैं ना ये इतने बड़े एक्टर्स हैं कि आप नाम से ही मूवी देखने जाते हैं, सब टाइटल्स के साथ देख लेंगे। क्या बात गॉड, लेकिन मैं नहीं देख पाऊंगी सलमान को कि वो तेलुगु मूवी में नजर आएंगे। हालांकि ठीक है, उन्होंने अपना इतना लंबा करियर रहा है, लेकिन वो जो एक तेरे नाम वाला सलमान है और तेलुगु बोलता हुआ सलमान है, तो वो थोड़ा सा डाइजेस्ट कर पाना मेरे लिए मुश्किल होगा। मैं तो ना मैंने प्यार किया दोबारा देख लूंगी, हम आपके हैं कौन उसकी, लेकिन वो तेलुगु वाला डाइजेस्ट नहीं होगा। बिल्कुल, मुझे लगता है कि जो खास करके हिंदी बेल्ट के जो लोग हैं ना, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है डाइजेस्ट करना। लेकिन हाँ, साउथ में हो सकता है उनको पसंद आए, मतलब लोग पसंद करें। तो हम तो वैसे बैटल ऑफ गलवान का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सलमान खान को इंतजार है ऐसी फिल्मों का जो उनके स्टारडम को फिर से स्टैब्लिश कर दे, और इसके लिए सलमान अब साउथ सिनेमा का रुख करने वाले। वैसे एक और चीज हो सकता है कि तेलुगु के बाद वो डब्ड के हिंदी में भी फिल्म आ जाए, ये पॉसिबल हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि तेलुगु फिल्मों के जाने माने डायरेक्टर वामशी पेडेपल्ली और प्रोड्यूसर दिल राजू के साथ सलमान ने हाथ मिलाया है, और अगर ऐसा है तो फिर बैटल ऑफ गलवान के बाद बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देने वाली है सलमान खान की ये अगली फिल्म। बैटल ऑफ गलवान के बाद साउथ की ओर चले सलमान खान। सलमान खान को एक अदद हिट फिल्म की है तलाश। बॉलीवुड में फीके पड़ते स्टारडम के बीच सलमान खान ने स्टारडम दोबारा हासिल करने के लिए एक नया फॉर्मूला ढूंढ निकाला है। बॉक्स ऑफिस पर एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म देने की हसरत लिए सलमान ने अब साउथ सिनेमा का रुख कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान ने तेलुगु डायरेक्टर वामशी पेडेपल्ली के साथ नए वेंचर के लिए हाथ मिला लिया है। फिल्म का नाम अभी तय नहीं है, लेकिन फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम शुरू हो चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वामशी ने शुरुआत से ही सलमान को ध्यान में रखकर इस फिल्म की स्क्रिप्ट लिखनी शुरू कर दी थी। उनका मकसद सलमान के स्टारडम को और मासी तरीके से स्क्रीन पर प्रेजेंट करना है।
सलमान और वामिशी की इस सिलसिले में कई मुलाकातें भी हो चुकी है। डायरेक्टर ने सलमान को फिल्म का बेसिक प्लॉट भी सुना दिया है, जो उन्हें काफी पसंद आया है। इसीलिए अब उन्होंने वामिशी को बाउंड स्क्रिप्ट लिखकर लाने के लिए कह दिया है। अगर सलमान को स्क्रिप्ट पसंद आ जाती है तो अगले साल के फर्स्ट हाफ से इस मूवी पर काम भी शुरू कर दिया जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो बैटल ऑफ गलवान के बाद सलमान खान की ये अगली फिल्म हो सकती है। वामिशी के टैलेंट से पूरा साउथ सिनेमा भली भांति परिचित है और उनकी गिनती साउथ के सफल डायरेक्टर्स में होती है। वामिशी ने अब तक 6 फिल्में डायरेक्ट की हैं। 2007 में मुन्ना, 2010 में वृंदावनम, 2014 में येवेदु और इसके 2 साल के बाद ओपीडी, 2019 में महर्षि और 2023 में रिलीज हुई उनकी आखिरी फिल्म वारिसु। इसमें ओपीडी और महर्षि सबसे ज्यादा कामयाब रही थी। ओपीडी के लिए वामिशी को बेस्ट डायरेक्टर का फिल्मफेयर अवार्ड भी मिला था, जबकि महर्षि के लिए वामिशी ने बेस्ट पॉपुलर फिल्म का नेशनल अवार्ड जीता था। महर्षि के लिए ही वामिशी को बेस्ट डायरेक्टर का SIIMA अवार्ड मिल चुका है। इस प्रोजेक्ट को साउथ के जाने माने प्रोड्यूसर दिल राजू प्रोड्यूस करेंगे, जिन्होंने जर्सी, आर्या और महर्षि जैसी हिट फिल्में दी है। हाल ही में राजू के को प्रोड्यूसर शीरीश ने कंफर्म किया था कि सलमान की फिल्म पर तेजी से काम चल रहा है, लेकिन ये रीमेक होगी या ओरिजिनल कहानी, इस बारे में उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी। वर्षों तक हीरो के तौर पर ये अनाम फिल्म सलमान खान की साउथ की डेब्यू फिल्म होगी। हालांकि 30 साल पहले 2022 में सलमान खान तेलुगु फिल्म गॉडफादर में डेब्यू कर चुके हैं, लेकिन गॉडफादर में सलमान खान ने कैमियो ही किया था। फिल्म के हीरो चिरंजीवी थे। लेकिन अब वामिशी और दिल राजू का अपकमिंग प्रोजेक्ट सलमान खान की रियल साउथ डेब्यू फिल्म होगी। अब बॉलीवुड और साउथ की ये तिगड़ी बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल करेगी, इसके लिए अभी काफी इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट गुड न्यूज टुडे। पहाड़ों पर बर्फ और मैदानों में ठिठुरन। वैसे मौसम विभाग ने कहा है कि बस 2 दिन और रुक जाओ, फिर उसके बाद खूब ठंड पड़ने वाली है। मैं तो चाहती हूँ कि वो जो कपड़े हमें पहनने हैं ना ठंड वाले प्रॉपर जो खरीदे गए वो पहन पाएंगे। बिल्कुल अभी ना वो हो रहा है, बीच में फंसा हुआ है बीच का मौसम, क्योंकि आप ज्यादा कपड़े पहनोगे तो गर्मी लगने लगेगी और कम तो फिर ठंड है। ये मौसम मेरे लिए सिर्फ विजुअली अच्छा है। मैं कभी भी इसको महसूस नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं पहले से त्रस्त हूँ। अभी वो ठंड आई भी नहीं है जिसको लेकर के अभी बात होने वाली है। और कुछ लोग बस इसी ठंड का इंतजार करते हैं कि कब बर्फबारी हो और कब हम पहाड़ों का रुख करें। ले चलते हैं आपको वहीं पर जहां पर मौसम सुहावना है। यहाँ हो रही बर्फबारी ने पूरा नजारा बदल दिया है। पहाड़ों की खूबसूरती ऐसी कि दूर दूर से सैलानी यहाँ पहुंच रहे हैं और इस बर्फबारी का मजा ले रहे हैं। कहीं आधे फीट तो कहीं 2 फीट तक बर्फ जमी हुई है। जोजिला पास के करीब श्रीनगर करगिल रोड पर स्नोफॉल हुआ। डल झील अभी जमी नहीं है, इसीलिए यहाँ सैलानी शिकारों का मजा ले रहे हैं। सैलानियों को यहाँ का मौसम काफी पसंद आ रहा है। और वहीं पहाड़ों पर बड़ी ठंड ने मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ा दी है। दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान काफी गिर चुका है और कुछ क्षेत्रों में शीतलहर जैसी परिस्थितियां बन चुकी है। मौसम विभाग ने 2 दिसंबर यानी कि आज से 5 दिसंबर तक पूरे दिल्ली एनसीआर में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। अनुमान है कि आने वाले कुछ दिनों में रात का न्यूनतम तापमान 6 से 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जिससे ठंड का असर काफी बढ़ सकता है। लेकिन पूरी कश्मीर घाटी बर्फबारी से चमक रही है। कई हिस्सों में ताजा बर्फबारी ने वहां की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए हैं। चारों तरफ बिछी बर्फ की चादर, बर्फ ढकी जमीन, बर्फ के आगोश में मकान और दरख्त। कश्मीर की यह वह तस्वीर है जिसका इंतजार हमेशा सैलानियों को रहता है। इस साल नवंबर के अंत से दिसंबर की शुरुआत तक कश्मीर के कई ऊंचाई वाले इलाकों में हुई बर्फबारी ने घाटी की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में अभी और हिमपात हो सकता है, लिहाजा सैलानियों को यहाँ सैर सपाटे के लिए शानदार मौका मिलने वाला है। विशेषज्ञों ने पहले ही चेताया था कि इस बार लानीना, जो कि एक पैसिफिक ओशन में एक वेदर साइकिल उठता है और उसके चलते ठंडी हवाएं ज्यादा बनती हैं और जहां जहां उसका असर जाता है वहां
ठंड बहुत ज्यादा होती है और उसके साथ साथ बर्फबारी भी बहुत ज्यादा हो सकती है। इस साल कश्मीर में लानीना का इंपैक्ट हो सकता है और उसके चलते ठंड जहां बढ़ेगी, बहुत लंबे बर्फ के साइकिल भी हो सकते हैं। इस बीच कश्मीर में जोजिला पास के इलाके में हुई बर्फबारी के कारण लोगों को सफर में कुछ मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इसके चलते सड़क पर फिसलन बढ़ गई है और गाड़ियों को रेंगना पड़ा है। मौसम विभाग ने प्रेडिक्शन की थी कि हल्की बर्फबारी हो सकती है, तो उसके चलते सड़क पे काफी ज्यादा फिसलन हो गई है और ट्रांसपोर्टर्स को कहा गया है कि वो एहतियात से गाड़ी चलाएं। लेकिन बर्फ एक ऐसी चीज है जिसका इंतजार पूरी घाटी को है, क्योंकि बर्फ जब होती है तो एक ऐसा मैसेज बाहर जाता है कि जो खूबसूरती है घाटी की बहुत ज्यादा बढ़ गई है और उसको देखते हुए जो पर्यटक हैं ज्यादा से ज्यादा संख्या में कश्मीर आते हैं। वहीं कश्मीर के बाकी हिस्सों की बात करें तो श्रीनगर सहित कई इलाकों में अभी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। खासतौर से रात में पारा गिर रहा है और पूरे इलाके में शीतलहर का माहौल है। श्रीनगर में हाल के दिनों में रात में तापमान -4.5 डिग्री तक दर्ज किया गया, जबकि शोपियां में पारा लुढ़क कर -6.6 डिग्री तक पहुंच गया। वहीं सैलानियों के पसंदीदा पहलगाम में तापमान -5.6 डिग्री दर्ज किया गया। हालत ये है कि कश्मीर के कई इलाकों में हिमपात भले ही नहीं भी हो रहा हो, लेकिन बर्फ जरूर जमने लगी है। श्रीनगर में डल झील और आसपास के इलाकों में ठंड काफी बढ़ गई है, लेकिन सैलानियों को माहौल पसंद आ रहा है। उनका जोश हाई है। खासतौर से सुबह के वक्त डल झील पर सैर करने पहुंचे लोग यहाँ की सर्दी का आनंद ले रहे हैं। बहुत अच्छा नजारा है, बहुत बढ़िया है। सुबह सुबह कहवा पिया है, बढ़िया गर्म लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ के हम लोग ने बहुत एंजॉय किया और यहाँ पे बहुत ठंड है, तभी हम लोग इतने कपड़े पहने हैं। और यहाँ पे हम लोग ने शिकारा राइड की है और सुबह सुबह कहवा पिया है और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। काफी अच्छा लगा, काफी इधर का नजारा भी अच्छा है। हम लोग पहले पहलगाम गए, उधर से फिर इधर आए। अभी और भी जगह जाना है, सोनमार्ग और गुलमार्ग, सब जगह घूमना है, तो काफी अच्छा नजारा। ठंड बहुत है इधर। दिन ब दिन एक्चुअली बोलूँ तो ठंड थोड़ा बढ़ रहा है, बट एक दिन लगता है टू गेट अकोमोडेटेड विद द कोल्ड। एक बार होने के बाद यू फील बेटर। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, इतनी खूबसूरत जगह शायद कहीं नहीं होगी। और मतलब जिनके पास ठंड सहने की कैपेसिटी है, प्रॉपर गेज लेके आएंगे, तो दे विल नॉट मिस समथिंग दिस ब्यूटीफुल एवर। श्रीनगर में अभी तक डल झील नहीं जमी है, लिहाजा लोग शिकारों की सैर का मजा ले रहे हैं। पे बैठो तो वहाँ गिर रहा रहता है। बहुत एक्सोटिक ब्रीड है, नहीं बहुत प्यारी है। इसके बिल्कुल डिस्कशन काफी ज्यादा डॉग को लेकर काफी ज्यादा हो गया। ने ना फटाफट से अपना वॉलपेपर चेंज मैं एक्चुअली खो गई थी, आप लोगों को फोटो दिखा रही थी। जो मेरी डॉग है इतनी प्यारी, छोटी सी है और मतलब क्या नाम है उसका? मलाना नाम है। और लगाव हो जाता है जब आप घर पर एक बार ले आओ। पहले डर लगता है कि हाइजीन वगैरह ये सब, लेकिन अगर घर आ गए वो फिर घर का हिस्सा है। खुशी ने जब मुझे पिक्चर दिखाई थी ना पहली बार, वो पहली तस्वीर मुझे याद है जब उसने ऐसे यहाँ पे कैरी किया हुआ था। हम यही तो बात कर रहे थे कि जब तक घर पे नहीं आते ना तब तक मोहब्बत नहीं होती है, लेकिन जैसे ही घर पे आ गए फिर उसके बाद एकदम फैमिली की तरह हो जाते हैं। इट्स लाइक योर बेबी, उसी तरह से आप उसको रखते हैं। रखना पड़ता है। मैंने तो बहुत बार ऐसा नोटिस किया है कि लाइक हमारे घर पे जो था उसमें वो मेरी मदर से बहुत अटैच था। अगर कभी हम अपनी मम्मी के साथ बैठ जाते थे तो उसको बहुत जेलस फील होता। तो मतलब इनमें भी पेट्स में रहता है, इमोशंस होते हैं। और फिर अब आप ना अपनी शॉपिंग, अपना सामान नहीं, फिर लगता है उनके लिए सामान लो, उनके लिए आइसक्रीम आती है, अपने लिए लो ना लो। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मतलब जिनके पास पेट नहीं है लेकिन बाहर जितने भी बेजुबान हैं उनके लिए। बिल्कुल। तो यही कहानी देखिए, आपने खुशी की कहानी तो सुन ली, और जिनके घर में भी पेट्स है, दरअसल हर कोई जो पेट लवर है वो इसी तरह से जी जान से एक फैमिली मेंबर की तरह उन्हें प्यार करता है। लेकिन आपको जो हम कहानी सुनाने जा रहे हैं, दरअसल एक आलीशान बंगला बना हुआ है, वो भी बेजुबानों के लिए, और यहाँ बेजुबानों की सहूलियत के सारे इंतजाम यहाँ पर रखे गए हैं। ये बंगला है मुंबई के पास लोनावाला में। इन बंगलों में पेट्स के लिए सोफे, बेड्स और टीवी रखी गई है। रहने खाने के साथ साथ इनके घूमने फिरने का भी यहाँ पर पूरा इंतजाम किया गया है। बिल्कुल, ये पहल जो है मुंबई के एक कारोबारी हैं उन्होंने की है, जिन्होंने बेजुबानों से बेहद ज्यादा लगाव है। खास बात यह है कि उनके ये लगाव सिर्फ पेट्स तक सीमित नहीं है, उन्होंने आसपास के स्ट्रीट डॉग्स और बंदरों के लिए भी खाने पीने का बाकायदा पूरा इंतजाम किया है।
लोनावला की पहाड़ियों के बीच ये आलीशान बंगले 50 से ज्यादा बेजुबानों को बेहतर जिंदगी की सौगात दे रहे हैं। इन बंगलों में पेट्स को बच्चों की तरह पाला जाता है, केक काटकर उनका जन्मदिन मनाया जाता है। पेट्स की सहूलियत के तमाम इंतजाम इन बंगलों में मौजूद हैं। डॉग्स सोफे पर बैठकर टीवी देखते हैं, नर्म गद्दों से बने बेड पर सोते हैं। बोर होते हैं तो इन्हें कार में बिठाकर हिल स्टेशन की सैर कराई जाती है। एक तरफ वादियां हैं लोनावला की, तो वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा बंगलो है जिसके बारे में हमें ये पता चला है कि सिर्फ और सिर्फ पेट्स के लिए ये बनाया गया है, डॉग्स के लिए बनाया गया है, जानवरों के लिए बनाया गया है। और वो बंगला ये है। देखिए, जो जानकारी है उसके हिसाब से यहाँ रहने वाले जो पेट्स हैं वो सोफे पे बैठते हैं और बाकायदा बेड पर सोते हैं, टीवी देखते हैं, कार्टून देखते हैं, बाकायदा डाइट खाना उन्हें खिलाया जाता है। और जब जब जरूरत पड़ती है डॉक्टरों की तो प्राथमिक उपचार केंद्र भी बनाया गया है। कम से कम जो जानकारी है 60 से ज्यादा डॉग्स इस बंगले में रहते हैं। बंगले का नाम है कॉल विला। लोनावला के कॉल विला से कुछ किलोमीटर की दूरी पर चलते हुए एक और बंगला है जहां हम आ पहुंचे हैं और इस बंगले का नाम रखा गया है सन्नी हाउस। यहां पे भी काफी पेट्स, काफी डॉग्स पाले जा रहे हैं, उनका ख्याल रखा जा रहा है। कहानी बहुत ही मनोरंजक है। मैं आपको बताना चाहूं कि सन्नी हाउस एक पेट यानी कि एक डॉग के नाम पर रखा गया है जिसे बहुत ज्यादा प्यार किया जाता था, लेकिन एक बीमारी की वजह से उस डॉग्स की मृत्यु हो गई और तब से इस जगह का नाम सन्नी हाउस हो गया। मुंबई से करीब 40 किलोमीटर दूर कॉल विला और सनीज हाउस में 50 से ज्यादा पेट्स का ख्याल रखा जाता है। इन दोनों बंगलों में कुछ ऐसे पेट्स भी हैं जिन्हें लावारिस हालत में सड़कों पर छोड़ दिया गया था, लेकिन इन बंगलों के मालिक ने ऐसे डॉग्स को सड़कों से उठाकर एक बेहतर जिंदगी देने की पहल की। हम इन लोगों को बच्चा समझते हैं अपना, और जिस तरह से बच्चों को प्यार किया जाता है उसी तरह से हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि उनको वो खुशियां प्रदान करें। सभी लोगों से ये अपील है कि जानवरों के प्रति कंपैशन, लव और अफेक्शन दीजिए, क्योंकि ये हमारे एनवायरनमेंट का, हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस का एक हिस्सा है। और हमें यही बताया गया है कि कैसे एक अच्छे माहौल में हमें जानवरों के साथ उन्हें अपना समझकर उनका केयर करना चाहिए। तो मेरी सभी लोगों से यही गुजारिश है कि जैसे आपको मौका मिलता है तो यकीनन जानवरों की केयर करें। बेजुबानों को ये मदद सिर्फ इस बंगलों में रहने वाले पेट्स तक सीमित नहीं है। आसपास के स्ट्रीट डॉग्स का भी पेट भरने के लिए यहाँ रोजाना वैन में भरकर खाना ले जाया जाता है। लोनावला हिल में रहने वाले बंदरों का भी पूरा ख्याल रखा जाता है। रोजाना दिन में एक बार बंदरों की फ्रूट पार्टी का इंतजाम किया गया है। बेजुबानों की मदद करने वाले अजय कौल मुंबई के कारोबारी हैं, लेकिन महीने में एक हफ्ता इन पेट्स के साथ बिताते हैं। इन पेट्स के लिए उन्होंने एक टीम बना रखी है। उनकी ये पहल अब निस्वार्थ सेवा की मिसाल बन गई है। लोनावला से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कि वैसे हमारा देश जो है ना वो उत्सवों का देश भी कहा जाता है। इन दिनों आपको बता दें कि इन दिनों भी अलग अलग राज्यों के कई शहरों में इस उत्सवों की रौनक देखने को मिल रही है। ये तमाम तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं उसी उत्सव और उसी रौनक से जुड़ी हुई है। और इस समय पुरी के कोणार्क मंदिर में 36वें कोणार्क डांस फेस्टिवल को मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने शुरू किया। 1 दिसंबर से शुरू किया हुआ ये फेस्टिवल 5 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें जाने माने कलाकार कोणार्क ओपन एयर ऑडिटोरियम में ओडिसी, कथकली, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम और कथक जैसे क्लासिकल डांस परफॉर्म करेंगे। और वहीं बीते सोमवार से ही यूपी के संभल में कल्की महोत्सव शुरू हुआ है, जिसमें दुनिया में पहली बार श्री कल्की कथा का प्रवचन चल रहा है, जिसे जगत गुरु रामभद्राचार्य जी सुना रहे हैं। देश भर से साधु संत और श्रद्धालु कल्की महोत्सव में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। तो वहीं उत्तर पूर्व के राज्य नागालैंड के कोहिमा में 26वां हॉर्नबिल फेस्टिवल शुरू हो चुका है। 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक चलने वाले इस पर्व में राज्य की कई जनजातियों की सांस्कृतिक विरासत को दिखाया जा रहा है। इस उत्सव का नाम हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर रखा गया है, जो नागा जनजातियों की लोक कथाओं में काफी अहम रहा है। चलिए अब तस्वीर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम की दिखाते हैं, जहां पर बने मच अवेटेड वाइजैग ग्लास ब्रिज का इंतजार सबको हो रहा था। स्काई वॉक ब्रिज का 1 दिसंबर को उद्घाटन हो गया, फिर आम जनता के लिए इसे खोल दिया गया और बताया जा रहा है कि इस ग्लास ब्रिज के बनने में कुल 7 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। ब्रिज की लंबाई 55 मीटर है, जो देश में मौजूद दूसरे ग्लास ब्रिज से कहीं ज्यादा है।
और जाहिर है ये ब्रिज वाइजैक के बड़े आकर्षण के रूप में बना है, जिसे कैलाशगिरी पहाड़ी के किनारे बनाया गया है। इस पर चलते हुए पर्यटक ऊंची ऊंची पहाड़ियां, खाई जैसी गहरी घाटियां, हरे भरे जंगल और विशाल समंदर जैसे खूबसूरत नजारे एक ही जगह से देख सकते हैं। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू के समुद्री शहर हुआनचाको में क्रिसमस की शुरुआत कुछ अलग अंदाज में होती हुई नजर आई है। बिल्कुल, आपको बता दें क्रिसमस की ये रवायत यहाँ कोई नई नहीं है, इसलिए यहाँ पर मछुआरों ने सांता क्लॉज बनकर लोगों को मुफ्त में नाव की सैर कराई। पेरू के हुआनचाको के समंदर में आज नजारा बिल्कुल त्योहारों वाला था। लाल कपड़ों और सफेद दाढ़ी वाले ये सेंटा क्लॉज दरअसल स्थानीय मछुआरे हैं, जो अपनी पारंपरिक रीड बोट्स लेकर समंदर में उतर पड़े। इन मछुआरों ने लोगों को अपनी इन खास नावों पर मुफ्त में सैर कराई। परिवारों, बच्चों और स्थानीय लोगों ने इस अनोखे अनुभव का खूब मजा लिया। लहरों पर तैरती ये सदियों पुरानी नावें यहाँ की विशेष पहचान हैं। बीच पर लौटकर ये सेंटा मछुआरे जोर जोर से हो की आवाज लगाते रहे और हर किसी के चेहरे पर मुस्कान छोड़ गए। हुआनचाको की नगरपालिका की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम ने छुट्टियों के मौसम की शुरुआत को और भी खास बना दिया। परंपरा और उत्सव का ये मेल शहर के लोगों और सैलानियों दोनों को बेहद पसंद आया। समुद्र, परंपरा और क्रिसमस की खुशियां, हुआनचाको में ये अनोखा संगम हर साल लोगों को यादगार पल देता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ओडिशा की गंजम से आई एक खबर निस्वार्थ सेवा की मिसाल बन गई। यहाँ एक महिला डॉक्टर ने अपने जीवन भर की पूंजी एम्स भुवनेश्वर को दान देने का फैसला किया। डॉक्टर लक्ष्मीबाई 5 दिसंबर को अपने 100 साल पूरे कर रही हैं और इसी खास दिन पर उनकी जीवन भर की कमाई करीब 3 करोड़ 40 लाख रुपए एम्स भुवनेश्वर के सुपुर्द कर दी जाएगी। 5 दिसंबर 1926 को जन्मी लक्ष्मीबाई ने कटक में मेडिकल की पढ़ाई की और फिर मरीजों की सेवा में अपना पूरा जीवन लगा दिया। उम्र के इस पड़ाव में अब वो मरीजों की देखभाल भले ही ना कर पाए, लेकिन उनकी सेवा भाव में कोई कमी नहीं आई। यही वजह है कि उन्होंने अपनी सारी कमाई एम्स को दान दे दी। उन्होंने ये इच्छा जताई है कि उनकी दी गई रकम कैंसर से पीड़ित महिलाओं के इलाज में खर्च की जाए। बागपत के डीएम अस्मिता लाल ने सेवा की एक बेहतरीन मिसाल पेश की है। आपको बता दें, उन्होंने मरणोपरांत नेत्रदान का संकल्प लिया है। उनका ये कदम पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा है। बागपत के एक आई हॉस्पिटल के 6ठे फाउंडेशन डे कार्यक्रम में उन्होंने ये संकल्प लिया। बताया जा रहा है कि ऐसा संकल्प लेने वाली वो पहली आईएएस अफसर बन गई है। और अस्मिता लाल ने अपने इस फैसले को मीडिया से दूर ही रखा। ना तो उन्होंने इसका कोई प्रचार किया और ना ही कहीं सुर्खियां बनने दिया। जब जिला सूचना विभाग ने मीडिया सेल ने आधिकारिक तौर पर यह जानकारी साझा की तो अस्मिता के इस कदम की पूरे सोशल मीडिया पर तारीफ होने लगी। उनका ये फैसला औरों को भी ऐसे कदम उठाने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो चाय पर चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही। आप रखिए अपना ख्याल। कल फिर शाम 5 बजे चाय पर होगी मुलाकात।